शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को और अधिक विकसित करके और अधिक निखार कर बाहर लाने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य न केवल समाज में रहने की अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सार्थक होता है, बल्कि वह जीवों में सबसे श्रेष्ठ भी बनता है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से आरंभ होकर उच्चतम स्तर तक जाती है। इसीलिए हमारे आधुनिक भारत की जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसको परिवर्तित करने में हमारी जो आधुनिक शिक्षा है वो क्या अपनी भूमिका निभा रही है, और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरह और अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है, इस विषय में आइए और जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं है, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। ज्ञान है, शक्ति है, सूचना और मुक्ति है। हर समाज में, हर परिवार में शिक्षा प्रगति की आधारशिला है। इसीलिए मनुष्य की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार से विकास हो सके। कहा जाता रहा है कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के अंतस्थल में समाई हुई सारी संभावनाओं का प्रकटीकरण है। मनुष्य में बहुत क्षमता है, वो पैदाइशी रूप से बहुत सृजनशील है, और इसी सृजनशीलता का जो सबसे अच्छा पहलू है वो है शिक्षा। हम प्राथमिक स्तर से लेकर के और उच्च शिक्षा तक बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और एक क्रिएटिव सृजनात्मक व्यक्तित्व ग्रहण करते हैं। मैं उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, पढ़ाता हूँ, और मुझे ये लगता है कि उच्च शिक्षा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि वो तथ्यों से हटकर तथ्यों के आगे पीछे की देख संभाल करना जानती हो, जिसको हम दूसरे शब्द में शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा पहलू है रिसर्च का होना। वो विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, वो क्लासरूम टीचिंग तक तो उसका कार्य है ही, वहाँ तो विषय वस्तु को पढ़ा जाना और पढ़ाया जाना है, लेकिन शोध की अभिवृत्ति का विकसित होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि औपचारिक शिक्षा मनुष्य का जीवन संवार देती है और आधुनिक शिक्षा मनुष्य का भाग्य। इसीलिए आज के इस आधुनिक समय में आधुनिक शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। उच्च शिक्षा से वर्षों से जुड़े होने के नाते जब आज मैं इसका आकलन करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि चलते चलते ये हम कहाँ आकर के खड़े हो गए हैं, जहाँ शिक्षा के मंदिर हैं, शिक्षा के प्रांगण हैं, विषय बहुत सारे हैं, अच्छा पाठ्यक्रम दिखाई देता है, लेकिन दोनों ही तरफ चाहे विद्यार्थी हो और चाहे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने वाले हो, गुणवत्ता को देखते हुए एक ऐसे हाशिए पे जा पहुँचे हैं हम जहाँ से पीछे लौटना अब बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। सोचने का प्रश्न ये है कि आखिर ऐसी स्थिति में हम क्यों जा पहुँचे, और अगर इसका एक एनालिसिस किया जाए तो हमें ये ज्ञात होगा कि धीरे धीरे शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों में ललक की कमी हुई है। शिक्षा मात्र डिग्री को हासिल करने का एक साधन बनकर के रह गई है, और उच्च शिक्षा की बात तो छोड़ दीजिए, प्राथमिक स्तर पर भी जब हमने शिक्षा की बात करनी शुरू की और सरकारों के निर्णय ये आए कि हर विद्यार्थी का पास होना ज़रूरी है, जिसके पीछे तर्क सिर्फ इतना था कि भावनात्मक स्तर पर या मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे कोई आघात न पहुँचे कि वो ज़िंदगी में हारा, इसने ला करके हमें एक ऐसे पड़ाव पर खड़ा कर दिया जहां बगैर तैयारी के विद्यार्थी उन कक्षाओं तक पहुंच जाते हैं जहां वो ना तो अपना नाम लिखने में सक्षम होते, ना विषय वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं, और इस स्थिति में उच्च शिक्षा की बात करना सर्वथा बेमानी हो जाता है, जिससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सके, बल्कि शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो सके। शिक्षा प्रतिबंधात्मक सीमाओं से मुक्त होती है और व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वो बौद्धिक और नैतिक आधार पर ऊपर उठ सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीता है, उच्च शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो उच्च शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से गिरावट का हमने अनुभव किया है, और मुझे लगता है इसका महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमने उच्च शिक्षण संस्थानों को डिग्री विपणन केंद्र बनाकर रख दिया है,
जब हम उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं या उच्च शिक्षा के विस्तारीकरण की बात करते हैं तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमने संख्यात्मक पर ध्यान केंद्रित किया है या गुणात्मक दृष्टि से किसी वृद्धि की अपेक्षा की है। यदि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा पद्धति की तुलना भी की जाए तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ जिस शिक्षा की बात की जाती थी वो शिक्षा मूल्यों से रहित शिक्षा नहीं थी। हमारी शिक्षा पद्धति मूल्यों को समाहित करके व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात करती थी, उसे नैतिक दृष्टि से समृद्ध करने की बात करती थी। लेकिन जब हमने एक ऐसी शिक्षा पद्धति को अपनाया जिस शिक्षा पद्धति में मूल्य पीछे हो गए, तो धीरे धीरे वो गुणात्मक जो एक कमी हमने अनुभव की उसका प्रभाव उच्च शिक्षा संस्थानों में आज आप अनुभव भी कर सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं। भारतीय परंपराओं और शिक्षा के अनुसार मनुष्य का न केवल शैक्षिक रूप से विकास होना चाहिए बल्कि मनुष्य को नैतिक मूल्यों को भी संजोए रखना चाहिए। तो हम में एक बच्चों में पहले जो एक तृष्णा होती थी, एक कुछ अंदर से मोटिवेशन होता था कुछ पाने के लिए। वो मोटिवेशन होता था कि मुझे कुछ बनना है, मेरे परिवार की मुझसे कुछ अपेक्षाएं हैं, मेरे समाज की मुझसे कुछ अपेक्षाएं हैं। तो जब वो जीता था तो खाली अपने लिए नहीं करता था, उसके दिमाग में समाज और परिवार भी होता था। आज हम पाते हैं कि प्रायः बच्चा अपने बारे में सोचता है। वो जिक्र तो करता है कि परिवार है, समाज है, देश है, लेकिन देखा जाता है उसका फोकस सिर्फ अपने ऊपर होता है। वो चाहता है किसी भी सूरत में उसे सफलता मिले। आज वो इससे कंसर्न्ड नहीं है कि कौन सा पाथ वो अपना रहा है, जबकि पहले फोकस होता था परिणाम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट आप कौन से रास्ते से आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसका महत्व होता था। आप कोई चीज़ गलत करके पाते हैं तो आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। लेकिन मैं कहूँगा जैसे कल्चर का प्रभाव है तो आज की जो पिक्चरें बनती हैं, जो आपके सीरियल्स आते हैं, ये जो आप बाहर की मूवीज़ देखते हैं तो उसमें हिंसा बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। और जो आप कहते हैं कि जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो लग्जूरियस लाइफ है, उसका एक प्रलोभन बच्चे के मन में ऐसा डेवलप हो जाता है कि उसका उद्देश्य हो जाता है कि उस पर तुरंत नई कार हो, तुरंत जहाज भी मिल जाए, सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी उसे सारे ऐश और आराम मिल जाएं। और इसके लिए फिर वो रास्ते की परवाह नहीं करता है। और इसका जो प्रमुख कारण है वो जो कल्चर में चेंजेस आए हैं उसका है। अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो हमारे यहाँ शुरू से ही रहा है कि विश्व एक कुटुंब है, हमको पूरे कुटुंब के बारे में सोचना है। लेकिन जब आप इसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, जब आप वी से आई पे आ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं। और जब आप शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं तो आपका कोई भी कार्य लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं होता। लगातार आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए इस युग में मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को खोता जा रहा है। बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स के साथ भी हम शिक्षक समाज अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्लासरूम टीचिंग के अलावा अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध परियोजनाएं हैं जिनसे बच्चों को जोड़ा जाए। बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिनका हम लोग रेगुलर अपने विभागों के अंदर संचालन करते हैं। उनसे बच्चों को जोड़ना, छात्रों के अंदर नैतिकता बढ़ाने के लिए हम लोग को रोल मॉडल बनना पड़ता है। ठीक है, समय के साथ समाज के शिक्षक भी समाज से आ रहा है, अपना बेस्ट देने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां आई हैं, लेकिन फिर भी हम उनके रोल मॉडल होते हैं। जब हम क्लास में खड़े होते हैं तो हम अपने छात्रों के रोल मॉडल हैं और निश्चित रूप से हमारे अच्छे क्रियाकलाप, हमारा उनके साथ इन्वॉल्व होना, हमारा उनके साथ जो संप्रेषण है, चाहे वो ज्ञान का हो चाहे नैतिकता का हो, छात्रों से हमको जोड़ता है। और यही है कि हम जितना अच्छे होकर के उनको दिखाएंगे, जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों से इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, उसके परिणाम निश्चित रूप से सुखदायी होते रहे और हो रहे हैं और आगे भी होंगे।
अतः यह अति आवश्यक हो जाता है कि वर्तमान शिक्षा न केवल आधुनिकता की आवश्यकताओं को पूर्ण करे, अपितु नैतिक मूल्यों को भी समाहित करते हुए पूर्ण की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी बेहद आवश्यक है कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत केवल छात्रों की बढ़ती हुई संख्या पर ही ध्यान न देकर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान तो दो बातों के लिए जाना जाता है, अपने विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले जाना जाता है और अपने शिक्षकों के लिए जाना जाता है। आज हम देखते हैं कि बिल्डिंगें तो बनी हुई हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत सारे चमकते हुए भवन हमको प्राइवेट विश्वविद्यालयों के और विभिन्न जो है प्राइवेट संस्थाओं में दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें उस अनुरूप जो है शिक्षक और विद्यार्थियों का जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस अभी भी अच्छा कर रहे हैं और उनको अच्छा करने के लिए सरकार को ध्यान देना होगा और शिक्षा की जो तीनों विधाएं हैं यानी कि टीचिंग, एक्सपेंशन और रिसर्च, तीनों पर बराबर रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना एक्सपेंशन किए हुए, बिना जो है एक्सटेंशन, शिक्षा का बिना एक्सटेंशन किए हुए, शिक्षा का बिना प्रसार किए हुए हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। एनएसएस के माध्यम से हम कुछ हद तक कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत कम है और एनएसएस के अलावा और भी कई प्रविधाओं को जन्म देना होगा। विभागवार जो है एक्सटेंशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, ये मेरे समझ से सबसे ज़्यादा जरूरी है। आधुनिक उच्च शिक्षा में जो सबसे बड़ी समस्या देखने में मिलती है वो है शिक्षा में छात्रों और शिक्षकों की संख्या में एक बड़ा असंतुलन, जो कि उच्च शिक्षा में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रहा है। परंतु निरंतर किए जा रहे प्रयासों के द्वारा अब शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आया है और विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम सामने ला रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है उसमें प्रमुख बात है संसाधनों की कमी। हर बच्चे को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी महसूस होती है, क्योंकि जिन बच्चों का गरीब घरों से संबंध है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जिनके पास विलक्षणता है, तो वे भी संसाधनों की कमी से आगे बढ़ने से वंचित हो जाते हैं। जिन्हें मौका मिल जाता है वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है वो ये कि अब उच्च शिक्षा में विद्यार्थी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। शिक्षा के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब छात्र के चरित्र का निर्माण, मस्तिष्क और ज्ञान सभी पहलुओं का समान रूप से विकास हो, और इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि कार्यकुशल एवं मेहनती शिक्षकों के द्वारा ही शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके। अपनी बात की शुरुआत मैं स्वामी विवेकानंद के एक कोट से करना चाहूँगा, जो ये कहता है कि वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म, माइंड इज स्ट्रेंथेंड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। 3 मूल बिंदु है: चरित्र का निर्माण, मस्तिष्क और ज्ञान का विकास, और साथ में स्वावलंबन की तरफ चलना। इसके अतिरिक्त शिक्षा के निजीकरण होने की वजह से भी इसकी शिक्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के मिले जुले प्रभाव देखने को मिलते हैं। उच्च शिक्षा में बढ़ती हुई भीड़ देख करके ऐसा लगता है कि शायद रोजगार के मोर्चे पर हम असफल हो रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए असफलता दिखाई पड़ती है कि हमने शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ नौकरी से जोड़ रखा है। रोजगार स्किल डेवलपमेंट का ये जो हमारे भीतर एक कॉन्सेप्ट है और जो बहुत तेज़ी से इस समय चल रहा है, हमारी सरकार भी, केंद्रीय सरकार स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है, वो यही है कि हम अपनी सामर्थ्य को टटोलते हुए शिक्षा को अपने जीवनोपार्जन के लिए भी कैसे बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उच्च शिक्षा का हमने इतना विस्तार किया कि हमारे पास
ढेर सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, एडेड कॉलेजेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसके बाद हमने बहुत सारे स्ववित्त पोषित कॉलेजेस खोले। सरकार की नीयत अच्छी थी, वो डोर टू डोर, मैन टू मैन, हर व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना चाहती थी। लेकिन इस अच्छी नीयत के बावजूद हुआ ये कि भीड़ बढ़ती गई और शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी संभाल में हम कहीं ना कहीं चूकते गए। वो चाहे हमारे एडेड कॉलेजों की शिक्षा हो जिसको स्वयं सरकार संरक्षित करती है, चाहे निजी संस्थानों की है जो स्ववित्त पोषित हैं, जो सरकारी नियम कायदों से उनका मूलभूत नियमों का पालन करते हुए चलते हैं। वहाँ भीड़ का इतना बड़ा माहौल बना कि हमने वो चीज़ें जो हमारी नीयत थी उच्च शिक्षा को लेकर के कि वो गुणवत्ता परक हो और वो शोध परक हो, इसको हमने खो दिया। आज के समय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना आधुनिक भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिससे भविष्य में ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण संभव हो सके जो न केवल व्यक्तिगत रूप से ही अपितु सामाजिक रूप से भी हमारे समाज और देश को प्रगति की ओर अग्रसर कर सकें। जो इस सरकार की डिजिटल इंडिया का कल्पना है, और वो कल्पना या सपना तभी साकार होगा कि जब रूरल एरिया में उसे विजुअल ग्राफिक के तौर पे शिक्षा के द्वारा उन बच्चों तक, अंतिम बच्चों तक जो कि एकदम गांव में सुदूर इलाके में रहते हैं, उन्हें पहुंचाया जाएगा। और विश्व में जो भी अच्छी शिक्षा जहां भी हो रही है वो डिजिटल के माध्यम से अगर उन्हें शो किया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा, तो शिक्षा का गुणवत्ता भी सुधरेगा और बच्चों को वो विज्ञान भी समझ में आएगा। जो पूरे विश्व में विज्ञान का विकास या शिक्षा का जो भी विकास हो रहा है, कला का, वो बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे और उन्हें ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। और सच मानिए तभी जो प्रधानमंत्री जी की योजना है डिजिटल इंडिया, सच पूछिए तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा साकार होगा अगर ऐसी योजनाएं हम अपनाएंगे और हम उनको एम्पावर करेंगे। सारे जो स्कूल्स हैं जो ग्रामीण इलाकों में, उनको अगर हम ये सब कंप्यूटर वगैरह देंगे और डिजिटल के तौर पे अगर हम उन्हें चीज़ों को बताएंगे, जो विज्ञान प्रायोगिक जो होते हैं अगर उन्हें शो करके भी दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट जो है देखने से, चूँकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तो वो बोलते हुए जाएंगे और वो इम्पैक्ट भी पड़ेगा और बच्चे सीखेंगे भी और विश्व के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग चलते जाएंगे और शिक्षा भी हमारी सुधरेगी। एक अच्छी और उचित शिक्षा प्राप्त करके जीवन के पथ पर अग्रसर होना हर युवा का एक स्वप्न होता है और हमारे देश में ये स्वप्न पूरा करने के लिए अनेकों निजी और सरकारी संस्थान भी हैं जहां पर युवा उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परंतु क्या ये सभी संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता को भी शिक्षण प्रक्रिया में उतना ही महत्व देते हैं? ये एक सोचनीय प्रश्न है। विज्ञान जो है इक्विपमेंट के बिना अधूरा है और प्रायोगिक कार्य जब तक नहीं होंगे लैबों में हम कल्पना नहीं कर सकते अब सत्य को स्थापित करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजों में, शिक्षा व्यवस्था में, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है और जितने ये प्राइवेट कॉलेज खुले हैं, विश्वास मानिए वहाँ पे इक्विपमेंट के नाम पे या केमिकल के नाम पे कुछ है भी नहीं और वो उसकी सुधारना भी नहीं चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे क्रॉस चेक करने वाला कोई संस्था नहीं है कि जो इन्हें क्रॉस चेक कर सके कि आखिर ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और कैसे इन्हें सुधारा जाए। और इस कारण से शिक्षा व्यवस्था जो है विज्ञान में इसीलिए उसकी गुणवत्ता में कमी आई है और अगर आप सुधारा नहीं गया तो निरंतर ये ग्राफ जो है गिरता जाएगा और विज्ञान के प्रति रुचि भी बच्चों की कम होती जाएगी क्योंकि केवल हम प्रयोग के द्वारा ही रुचि को स्थापित कर सकते हैं विज्ञान में। और जब हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया जाएगा, कॉलेज में केमिकल नहीं दिए जाएंगे, सारी चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो हम काम नहीं कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और न केवल छात्रों का भविष्य निर्माण हो बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र को भी एक नई दिशा मिल सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एग्रीगेशन के लिए और उसके रेगुलेशन के लिए जो नया ड्राफ्ट बना है उसमें कई सारे जो है रेगुलेटरी मेजर्स बनाए गए हैं और उसको एग्रीगेट करने के लिए,
यह एक बहुत अच्छा विषय है जिस पर जानकारी ज़रूरी है। एग्रीगेशन में जो सबसे पहली चीज़ आई है वो ये है कि इस बार जो नैक होता था, नेशनल एग्रीगेशन जो कमेटी थी जो बेंगलोर से होती थी, उन्होंने ये कर दिया है कि सभी कॉलेजों और सभी विश्वविद्यालयों का 2030 तक एग्रीगेशन कंपलसरी होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इससे ही हमें ये पता लगेगा कि एग्रीगेशन के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ क्या स्टेटस एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है। जैसे बीएससी की डिग्री आप एक यूनिवर्सिटी से लेते हैं और बीएससी की वही डिग्री आप एक कॉलेज से लेते हैं, कहने को दोनों डिग्री एक होती है लेकिन दोनों डिग्री के स्टेटस में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस है इसका स्टेटस नैक के एग्रीगेशन से पता चलेगा कि एग्रीगेटेड डिग्री कहाँ की बेटर है। दूसरी एक चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण आई है वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाया गया है, नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाया गया है जो पीएमओ के अंडर में काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर जिसके चेयरपर्सन होंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पहली बार भारत में एजुकेशन को सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक क्योंकि एजुकेशन स्पेशली हायर एजुकेशन जो होती है वो समवर्ती सूची का विषय है भारत के संविधान में, इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम में सेंट्रल रन्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में अब कवर किया जा रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उसका नाम बदल करके अब जो है शिक्षा मंत्रालय किया जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री की जा रही है। इस एजुकेशन मिनिस्ट्री करने से अब हमारा जो फोकस होगा वो पूरी तरीके से एजुकेशन बेस्ड हो जाएगा। एचआर डेवलपमेंट जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को दिया जा रहा है। यूजीसी केवल जो है ग्रांट देने का काम करेगी। यूजीसी के अलावा जो है नेशनल हायर एजुकेशन एग्रीगेशन एजेंसी जो फॉर्म की गई है हीरा, उसके अंतर्गत अब जो है सभी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, बार काउंसिल और इन सबको समाप्त किया जा रहा है और एक बॉडी बना दी जा रही है पूरे इंडिया में, वही जो होगी मान्यता देने का काम और सारी चीज़ों का काम करेगी। अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हम ध्यान दें तो ये पूरा जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है ये लगभग चाइना वाला मॉडल पे फॉर्मेशन हो रही है इसकी, या यूएस के मॉडल से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। इम्पैक्ट इसके लॉन्ग टर्म में ये पड़ेंगे कि आज से 5 या 10 सालों के बाद पूरे भारत में डिजिटल लॉकर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अंडमान से लेकर के चाहे जम्मू में हो या जहाँ पर भी हो, वह अपनी डिग्री, उसका स्टेटस, उसकी जो है इम्पॉर्टेंस, सारी चीज़ें इमीडिएट इम्पैक्ट से एक जगह से पता लग जाएंगी। ये जो पॉलिसी पूरी फॉर्म की जा रही है, अगर हायर एजुकेशन को देखें तो उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण इनपुट आया है। वो इनपुट रेगुलेटिंग टू रिसर्च के स्टैंडर्ड को लेकर के आया है। ये हायर एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 0.1% पहली बार भारत सरकार जो है टोटल जीडीपी का पैसा खर्च करने जा रही है। प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट इसमें फॉर्म किया हुआ है। शिक्षा मनुष्य के जीवन का सार भी है और आधार भी है, और यदि यह शिक्षा गुणवत्ता को भी समाहित किए हुए हो तो निश्चय ही छात्र का, समाज का और देश का सर्वांगीण विकास संभव है। कहते हैं उचित शिक्षा मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल मनुष्य जीविकोपार्जन करता है बल्कि समाज में सम्मान भी प्राप्त करता है। शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना है बल्कि उस पर अमल करना भी है। इसीलिए आधुनिक भारत की जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन करना बेहद आवश्यक है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके, साथ ही शिक्षा के उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सके।